बी एंड बी एस सी पार्ट थर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या। यानी यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अंतर्गत ये वाला एक सघन बसा महाद्वीप है। सघन बसा महाद्वीप क्यों है? क्योंकि यहां पर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है और उद्योगों का विकास अधिक होने के कारण से यहां की जो अधिकांश जनसंख्या है वो औद्योगिक कार्यों में लगी हुई है। यहां के अधिकांश जो देश हैं उनका मानव विकास सूचकांक भी उच्च पाया जाता है, क्योंकि यहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है। इस जनसंख्या के अंतर्गत आज अपन यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या वितरण का अध्ययन करेंगे और इसके घनत्व का अध्ययन करेंगे। याद रखें, जनसंख्या वितरण के अंतर्गत भूपृष्ठ पर लोगों के बसाव का अध्ययन किया जाता है, अर्थात धरातलीय क्षेत्र पर लोगों का वितरण किस प्रकार पाया जाता है। अधिक लोग निवास कर रहे हैं, कम लोग निवास कर रहे हैं या अति कम निवास कर रहे हैं। और जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व भूमि तथा लोगों की संख्या के मध्य का अनुपात होता है और इसकी गणना प्रति वर्ग किलोमीटर में की जाती है, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके तहत यूरोप महाद्वीप को 3 भागों में बांटा जाता है। अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा आता है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, और तीसरा आता है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। विरल आ जाएगा या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण यूरोप महाद्वीप को जनसंख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और विरल या कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या की बात करें तो इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को लिया जाता है जिनकी जनसंख्या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। वे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है उनको अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लिया जाता है। और इस क्षेत्र की बात करें तो यूरोप की जो 40% जनसंख्या है वो 40 डिग्री से लेके 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैली हुई है। संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप की 40% जनसंख्या 40 डिग्री से लेकर 55 डिग्री अक्षांश के पास फैली हुई है और इस क्षेत्र को यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। यूरोपीय जनसंख्या की धुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोपीय जनसंख्या का केंद्रीय बिंदु और इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करें तो यहां पर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहां पर यूरोप का लोहर घाटी कोयला क्षेत्र
कौन सा है? रूहर घाटी कोयला क्षेत्र। यूरोप महाद्वीप की जो अधिकांश जनसंख्या है यानी 40% जनसंख्या है वो 40 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है और इस क्षेत्र को यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र आता है। अर्थात यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक क्यों निवास करती है? क्योंकि इस क्षेत्र में उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। कोयले को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और जहां पर शक्ति के संसाधनों का विकास होता है उन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में उद्योगों का विकास होता है। प्राचीन काल में शक्ति के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था और कोयला वजन में अत्यंत भारी होने के कारण से, सस्ता होने के कारण से अधिकांश उद्योगों की स्थापना कोयला क्षेत्रों के पास ही की जाती थी। अतः इस क्षेत्रों में सबसे अधिक उद्योगों का विकास हुआ। इसमें पेरिस वाला क्षेत्र आ जाता है, वियना आ गया, हैम्सबर्ग आ गया। इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। इन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर इटली का मैदानी क्षेत्र भी आ जाता है, सैक्सनी घाटी वाला क्षेत्र भी आ जाता है। यहां पर उद्योगों के साथ में कृषि का विकास भी अधिक हुआ है, क्योंकि यहां पर जो कृषि की जाती है वो व्यापारिक अनुत्पादक कृषि की जाती है। इसमें इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ। ये नगरीय क्षेत्र हैं और इन नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि उद्योगों का विकास होने के कारण से यहां पर जनसंख्या सकेंद्रण सघन हो गया है और जनसंख्या सकेंद्रण सघन होने के कारण से इन क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों का विकास हुआ है। तो ये तो था यूरोप की सघन जनसंख्या का क्षेत्र, जिसे यूरोपीय जनसंख्या की धुरी भी कहा जाता है और इसका मुख्य केंद्रीय बिंदु क्या है? रूहर घाटी कोयला क्षेत्र। दूसरा आता है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अर्थात इन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर जनसंख्या घनत्व 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यह अधिकांशतः प्रदेश उन क्षेत्रों में बसे हुए हैं जहां पर उद्योगों का विकास हुआ है और उनके समीपवर्ती क्षेत्र है। अर्थात औद्योगिक विकास के समीपवर्ती क्षेत्रों में सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों का विस्तार हुआ है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राइन नदी घाटी का क्षेत्र आता है, यूक्रेन पेटी आती है, इसके अलावा इटली का मैदान, उत्तरी पूर्वी स्पेन, और इसके अलावा डोरा के मैदानी क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है।
यानी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को लिया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अर्थात इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं? राइन नदी घाटी क्षेत्र आता है, यूक्रेन पेटी आती है, इटली का मैदान आता है, उत्तरी पूर्वी स्पेन का क्षेत्र आ जाता है, डोरा का मैदानी क्षेत्र आता है। अर्थात ये संपूर्ण प्रदेश या तो ऐसे क्षेत्र में फैला हुआ है जहां पर उद्योगों का विकास हुआ था और औद्योगिक विकास के जो समीपवर्ती केंद्र पाए जाते हैं उनके पास में फैला हुआ है, या फिर बाद में ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां पर नदियों के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध होने के कारण से वहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है और कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाए जाने के कारण से किसी क्षेत्र का विकास भी क्या होता है? अधिक होता है। राइन घाटी क्षेत्र ये वाला कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये वाला क्षेत्र राइन नदी के मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड तक फैला हुआ है। राइन नदी जो कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे व्यस्तम जलमार्ग है और इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो राइन नदी के मुहाने से लेकर कहां तक निवास करती है? स्विट्जरलैंड तक निवास करती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करने का मुख्य कारण राइन नदी व्यापारिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाती है और व्यापारिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने के कारण से ये सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के कारण से इस क्षेत्र का विकास भी क्या हुआ है? अधिक हुआ है। दूसरा, इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं और उन मैदानी क्षेत्रों में कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ है? अधिक हुआ है। दूसरी बात आती है यूक्रेन पेटी। यूक्रेन पेटी अधिकांशतः कोयला क्षेत्रों के पास स्थित है और कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होने के कारण से यहां पर लघु उद्योगों का विकास हुआ है। इस कारण से इस क्षेत्र में भी सघन जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में गहन कृषि कार्य भी किया जाता है, अर्थात प्रति भूमि बिल्कुल नहीं छोड़ी जाती है और वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है। गहन कृषि के कारण से यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। तीसरा आता है इटली का मैदान। इटली के मैदान को प्रायद्वीपीय भाग भी कहा जाता है। इस मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर कृषि हेतु अनुकूलतम दशाएं अधिक पाई जाती है। यहां की 40% जनसंख्या यहां के नदी बेसिनों में निवास करती है और नदी बेसिनों में निवास करने के कारण से यहां पर गहन कृषि कार्य किया जाता है। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य भी किया जाता है और कृषि कार्य के साथ में यहां पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी हुआ है और कृषि आधारित उद्योगों का विकास होने के कारण से इस क्षेत्र में शराब का उत्पादन भी अधिक किया जाता है और यहां से शराब का निर्यात किया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध शराब है। इसके बाद में आता है उत्तरी पूर्वी स्पेन। इस प्रदेश को बार्सिलोना के नाम से भी जाना जाता है और इसका अधिकांश भाग स्पेन वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक नगरीय केंद्र भी है, औद्योगिक केंद्र भी है और यहां पर वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, अर्थात यहां पर वस्त्रों का उत्पादन भी अधिक किया जाता है और अखबारी कागज और रद्दी कागज का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। इस कारण से इस क्षेत्र का विकास क्या हुआ है? अधिक हुआ है। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है
और इसके बाद में आता है डोरा का मैदान। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की जो सघनतम जनसंख्या है वो डोरा के मैदान में निवास करती है। इस डोरा के मैदानी क्षेत्र में अंगूर की कृषि की जाती है और अंगूर की कृषि की जाने के कारण से यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। अर्थात डोरा के मैदान का जो अधिकांश भाग है वो पुर्तगाल वाले क्षेत्र में स्थित है। और इसके बाद में तीसरा जो क्षेत्र आता है कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। एक टुंड्रा क्षेत्र आता है और दूसरा पर्वतीय प्रदेश आता है। यूरोप महाद्वीप के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं और इसके उत्तरी भाग का अध्ययन करें तो उत्तरी अक्षांश में स्थित होने के कारण से इस प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत लिया जाता है। इस टुंड्रा प्रदेश में हर समय बर्फ गिरती है और यहाँ पर शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है और शीत प्रधान जलवायु होने के कारण से यहाँ का जनसंख्या घनत्व लगभग शून्य पाया जाता है। अर्थात कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेशों में हिममंडित क्षेत्रों को लिया जाता है। ये वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहते हैं। यहाँ पर केवल 3 महीने की ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है और बाकी 9 महीने की कठोर शीत ऋतु होती है। अतः यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं और इन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है क्योंकि यहाँ पर कृषि हेतु, परिवहन हेतु, व्यापार हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है। यहाँ पर केवल पशु चारक लोग ही निवास करते हैं, अन्यथा निवासी नहीं करते। जिन क्षेत्रों में खनिज संपदा निकलती है वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में लोग निवास करते हैं। और इसके अलावा तीसरा लेते हैं दक्षिणी पूर्वी रूस को लिया जाता है। यूरोपीय रूस की बात करें तो यूरोपीय रूस का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहां पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अधिकांश भाग शुष्क है, वर्षा की मात्रा कम होती है। यहाँ खनिज संपदा भी नहीं पाई जाती है और वर्षा भी कम होती है, अतः यहाँ की जनसंख्या कम निवास करती है। तो ये तो था यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या वितरण और घनत्व। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।